जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 मिसाइल का किया गया था परीक्षण। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने रिसीव करी ट्रिपल डिफेंस की शॉटगन। 2030 तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने माना ऑपरेशन सिंदूर था बेहद ही सफल। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से दी भारत को धमकी। तो जैसा कि अभी हाल ही में 8 मई 2026 को ओडिशा से भारत ने अपनी एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के साथ अपनी MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम, तो इस टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और इस परीक्षण के दौरान ये जो एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है ये मल्टीपल पेलोड्स के साथ टेस्ट की गई थी और उन मल्टीपल पेलोड्स ने अलग अलग टारगेट्स को हिट किया था। यानी कि ये वो क्षमता है जिससे भारत एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसको एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल करके मेंशन किया गया था, लेकिन इस मिसाइल के टेस्ट की जो ऑफिशियल पिक्चर रिलीज की गई थी तो उसमें अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो उसके लॉन्चर में लिखा हुआ है A5M02 और इसलिए संभावित रूप से अग्नि 5 मिसाइल का मार्क 2 वाला वर्जन है। और वहीं भारत के इस MIRV टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला टेस्ट था वो मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल के साथ कंडक्ट किया गया था। बाकी अब जो नया टेस्ट कंडक्ट किया गया है तो उसको लेकर द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया है कि अग्नि मिसाइल के जो ये एडवांस्ड वर्जन है कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से अग्नि 6 ही है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया कि इस मिसाइल के जो परीक्षण है उसे कम रेंज यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर के लिए एक डिप्रेस ट्रेजेक्ट्री पर टेस्ट किया गया था। और इस दौरान इंडियन ओशन रीजन में फैले एक विशाल जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग टारगेट्स की ओर इन मल्टीपल पेलोड्स को डायरेक्ट किया गया था। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में भले इस बात को मेंशन किया गया कि एडवांस्ड अग्नि मिसाइल कुछ और नहीं बल्कि अग्नि 6 ही है, पर जैसे कि हमने आपको कहा कि जो ऑफिशियल पिक्चर्स हैं उसके मुताबिक ये अग्नि 5 का मार्क 2 वर्जन है, लेकिन इसे अग्नि 6 का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहा जा सकता है। और जैसे कि DRDO चीफ ने अभी हाल ही में कंफर्म भी किया था कि अग्नि 6 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है तो भारत सरकार के फाइनल अप्रूवल का। 3 दिन में भारत ने अपनी MIRV टेक्नोलॉजी के अलावा 2 और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया है, जिसमें से एक है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म में तारा, जो कि एक ग्लाइड वेपन सिस्टम है। तो इसका पहला उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया था जो कि हुआ था 7 मई 2026 को। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि तारा भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो कि किसी अनगाइडेड वॉरहेड को एक प्रिसीशन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट करने के काम आता है। और इसे रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। और ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव वेपन भी है। और ये जो तारा वेपन की किट है ये केवल अनगाइडेड बॉम्ब को एक स्मार्ट या प्रिसिशन वेपन में कन्वर्ट ही नहीं करती है, बल्कि इसके साथ साथ जो उसकी स्ट्राइक रेंज है, जो उसकी मारक क्षमता है, उसे भी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा देती है, ताकि जो एयरक्राफ्ट है वो एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए टारगेट्स पर हमला कर सकें। और ये भारतीय वायुसेना के मल्टीपल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल है। बाकी अभी 7 मई को जो इसका उड़ान परीक्षण किया गया था तो उसमें इसको भारतीय वायुसेना के सैपेकेट जैगवार एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया था। बाकी इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई थी वो थी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने वाली, जिसमें 9 मई 2026 को हैदराबाद में स्थित स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर को 1200 सेकंड से अधिक समय तक रन किया गया था। यानी कि लगभग 20 मिनट से भी अधिक समय तक इस स्क्रैमजेट इंजन को रन किया गया था, जो कि 2030 तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और इस पर्टिकुलर टेस्ट में जिस कंबस्टर को टेस्ट किया गया था उसे आप स्क्रैमजेट इंजन का दिल कह सकते हैं। इसे DRDO लैब DRDL ने ही डिजाइन और डेवलप किया है और इसको पावर देने के लिए स्वदेशी तौर पर ही विकसित किए गए लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था। और स्टील के मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड भी ऑपरेट करने के लिए इसमें एक एडवांस्ड हाई टेम्परेचर थर्मल बैरियर कोटिंग दी गई थी। और इस 1200 सेकंड से भी अधिक के रन टाइम ने न केवल इस कंबस्टर के डिज़ाइन को वैलिडेट किया है, बल्कि जिस फैसिलिटी में टेस्ट किया गया था तो उस फैसिलिटी की एबिलिटी को भी इसमें वैलिडेट किया गया है कि हम ग्राउंड पर एक लंबे समय तक हाइपरसोनिक फ्लाइट कंडीशंस को सिमुलेट कर सकते हैं। बाकी इस हाइपरसोनिक इंजन को विकसित करने की दिशा में भारत अभी तक मल्टीपल टेस्ट कर चुका है, जैसे कि सबसे पहला हुआ था जनवरी 2025 में जब पहली बार इस कंबस्टर को रन किया गया था और ड्यूरेशन थी 120 सेकंड। फिर उसके बाद अप्रैल 2025 में एक सब स्केल एक्टिव कूल्ड कंबस्टर को रन किया गया था 1000 प्लस सेकंड्स के लिए। फिर उसके बाद जनवरी 2026 में एक फुल स्केल एक्टिव कूल्ड कंबस्टर को टेस्ट किया गया, ड्यूरेशन थी 700 प्लस सेकंड्स। और अब इस 9 मई 2026 को एक फुल स्केल एक्टिव कूल्ड कंबस्टर को टेस्ट किया गया और ड्यूरेशन थी 1200 प्लस सेकंड्स। यानी कि लगभग 16 महीने के अंदर 120 सेकंड के ड्यूरेशन से 1200 सेकंड का ड्यूरेशन, तो ये प्रोग्रेस कोई मामूली सी नहीं है। और इस उपलब्धि को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर के जो हाइपरसोनिक इंजन्स हैं
वो ऐतिहासिक रूप से इसलिए फेल नहीं हुए हैं कि वो कभी इग्नाइट नहीं कर पाए। इग्नाइट वो हो जाते हैं, बस उनमें प्रॉब्लम यह है कि वो इतने लंबे समय तक बिना मेल्ट हुए रन नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत के इस इंजन ने 1200 सेकंड के फिगर को अचीव किया है, जिसका मतलब ये भी है कि इस इंजन ने एक फुल ऑपरेशनल प्रोफाइल के लिए जिस एंड्योरेंस की जरूरत होती है उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है। और इस तरह का जो इंजन है वो केवल हाइपरसोनिक वेपन्स ही नहीं बल्कि उसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और एक लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की प्राइवेट स्मॉल फायर आर्म्स मेकर ट्रिपल एस डिफेंस ने भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड को अपनी T-12 शॉर्ट गन्स डिलीवर करी हैं, जो कि 12 गेज की सेमी ऑटोमेटिक शॉर्ट गन है और इसे विशेष रूप से दुश्मन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसे एक ट्रेडिशनल शॉर्ट गन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन की गई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर की गई है। यानी कि ये एक तरह से पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रोडक्ट है, जैसे कि ट्रिपल एस डिफेंस के बाकी के प्रोडक्ट्स हैं। और अभी प्रयागराज में जो नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 कंडक्ट किया गया था, तो उस दौरान भी इस शॉर्ट गन को कंपनी ने शोकेस किया था। बाकी भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने कितनी यूनिट्स इस शॉर्ट गन की ली हैं तो उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया। वहीं इसके अलावा ट्रिपल एस डिफेंस ने भी हाल ही में पंजाब पुलिस को अपनी G72 SMGs डिलीवर करी हैं और इसके अलावा यूपी पुलिस को भी लगभग 2000 M72 5.56 × 45 mm की कार्बाइंस डिलीवर की गई हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 11 मई से गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 4th, 5th और 6th एयर कुशन व्हीकल्स के निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है और इन एयर कुशन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में 50% तक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी तो उसको देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर अभी भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से थे तो उनको भी हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने लगभग 13 हाई वैल्यू एयर एसेट्स को खोया था, जिसमें उनका एवेक्स, फाइटर जेट्स, ये सभी एसेट्स आते हैं। 100 से अधिक सोल्जर्स पाकिस्तान ने अपने खोए हैं, 100 से अधिक आतंकी से मारे गए थे। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने भी कंफर्म किया कि हम भी पूरी तरह से तैयार थे। वो तो पाकिस्तान ने पहले ही सीज फायर के लिए कह दिया, लेकिन हाँ, अगर भविष्य में कभी दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, रक्षा मंत्री जी का आदेश होगा, भगवान की इच्छा होगी, तो हमारी फोर्सेस हमारी इच्छाओं को भी भरपूर तरीके से पूरा करेंगे। इस बात का पूरा आश्वासन दिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 2 घंटे की थी। और खैर ये तो कंफर्म ही था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स का रिस्पांस तो आएगा ही, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आया उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं करी थी। पाकिस्तानी मिलिट्री की जो ISPR यानी कि प्रोपेगेंडा विंग है, तो उसके जो DG हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं। अब इसके बाद आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भी एक धमकी भी आई है, जिस पर उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर भारत ने फिर से कोई मिसएडवेंचर करने का प्रयास किया तो हम करारा जवाब देंगे। अब वो करारा जवाब क्या होगा वो पता नहीं। पहले वाले में 100 से अधिक सोल्जर्स इन्होंने खोए, अब अगले करारे जवाब में ये कहीं अपना आधा देश ही ना खो बैठे। और अगर इस तरह के करारे जवाब की बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो उसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात है नहीं। बाकी ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल था तो इसका खुलासा तो खुद पाकिस्तान में बेस्ड आतंकी संगठन या यूँ कहें सुअरों के संगठन जैश ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से किया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की रात को बेहद ही खौफनाक बताया है और अपनी पोस्ट में ये लिखा है कि वो रात बड़ी अजीब थी, ऊपर से आग बरस रही थी, जोरदार धमाके हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पुराने दौर के मंजर आंखों के सामने आ गए हों। और इतना ही नहीं बल्कि टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पांस में पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन बनियान उन मरसूस को लॉन्च किया था तो उस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर पोजीशन किया था, जिसमें गाँव, स्कूल, रेजिडेंशियल एरिया, सिविलियन एयरपोर्ट्स, ये सभी क्षेत्र आते हैं। और इसका खुलासा भी हुआ है इमेजरी असेसमेंट के हवाले से, ओपन सोर्स विजुअल मटेरियल के माध्यम से, लोकेशन रेफरेंसेस के माध्यम से, जो कि दिखाता कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने ह्यूमन शील्ड वाली टैक्टिक का इस्तेमाल किया था कि सिविलियंस को आगे रखो, अपना पीछे से वार करो, अगर भारत के रिस्पांस में किसी सिविलियन की जान चली गई तो फिर ह्यूमन राइट का रोना शुरू करो। लेकिन भारत की स्ट्राइक इतनी एक्यूरेट थी कि उसमें कोलेटरल डैमेज या सिविलियंस कैजुअलिटीज़ लगभग ना के बराबर हुई है पाकिस्तान में। और ये भी हर किसी को याद है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा था, तब उस समय पाकिस्तान ने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस ओपन कर रखा था। वो बात अलग है कि इस तरफ भारत की फोर्सेस थी जो उन्होंने संयम बरता और बेहद ही प्रिसाइज तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं अभी हाल ही में पाकिस्तान के डेप्यूटी PM ने खुद ही स्वीकार किया है कि वो 9-10 मई की रात को भी सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भारत ने फिर भी उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करना चुना। बाकी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो भी हमारे सामने आई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमर चीमा शो में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी और उसमें जो गेस्ट थे डॉक्टर मुक्तेदार खान, तो उनका कुछ ऐसा कहना था कि अगर इस ऑपरेशन सिंदूर वाली लड़ाई की बात की जाए तो अगर आप एक पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल हैं तो आपकी फट जानी चाहिए।
क्योंकि उनका ये कहना है कि इन 4 दिनों में पाकिस्तान केवल 1 घंटा ही सही से परफॉर्म कर पाया था। बाकी पाकिस्तान ना तो भारत की पहली वेव को रोक पाया जिसमें आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर स्ट्राइक की गई थी, और न ही बाकी के अटैक्स को। वहीं पाकिस्तान ने भारत के स्ट्रक्चर्स पर जितने भी हमले किए उन सभी को भारत ने ब्लॉक कर दिया था। बाकी इन 4 दिनों में भारत के तांडव से पाकिस्तान की जो हालत हुई थी, तो उसका खुलासा तो यूएस की FARA फाइल्स के हवाले से भी हो गया था, जिससे ये सामने आया था कि कैसे 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने यूएस ऑफिशियल्स के साथ लगभग 60 मीटिंग्स करी थी, और जिसमें वो चाह रहे थे कि अमेरिका किसी तरह से भारत के साथ उनका सीज फायर करवा दे। 5 और 6 मई को पंजाब में सेंसिटिव सिक्योरिटी लोकेशन के पास 2 लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट होने वाला मामला सामने आया था। इसमें से एक ब्लास्ट हुआ था जलंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास और एक हुआ था अमृतसर में आर्मी एरिया के पास। हालांकि अच्छी बात यह कि इस घटना में कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक मेजर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया था। बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद अब पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से फेक पुलिस ID कार्ड्स बरामद किए गए। और ये जो लोग हैं ये इन फेक ID कार्ड्स का इस्तेमाल पुलिस चेकिंग और टोल प्लाजास पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये तीनों पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है ये इस एरिया के पास काफ़ी संदिग्ध तरीके से घूम रहा था, और जब पुलिस को इन पर शक हुआ, इनसे पूछताछ की गई, ये कोई भी सही तरीके से आंसर नहीं कर पाए और पुलिस ID कार्ड्स दिखाकर चेक पॉइंट को क्रॉस करने का प्रयास किया। और जब इनकी हरकतें और भी ज़्यादा संदिग्ध लगी तो पुलिस पर्सनल ने और भी स्ट्रिक्ट तरीके से इनसे पूछताछ करना शुरू किया, और फिर तब खुलासा हुआ कि जो ID कार्ड दिखा रहे हैं वो भी फेक हैं। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि बुधवार को ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए जो ईरान के विदेश मंत्री हैं तो वो भी भारत की विजिट पर आएंगे, और संभावित रूप से इस दौरान वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट के साथ भी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जैगवार एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक D नारायण श्रेष्ठा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और कारगिल वॉर में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे उन पहले वीरों में से एक हैं। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही संगत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी आज का वो दिन है जब 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कंडक्ट किए थे, और इसलिए इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन शक्ति के तहत टोटल कितने टेस्ट हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।